ऑपोजिशन का लीडर राहुल गांधी कहता है कि देश का एक्सरे करवा देंगे, किसके पास कितना पैसा है उसका हिसाब लिया जाएगा। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंदिरा गांधी के समय हर 100 रुपए में 85% इनहेरिटेंस टैक्स दिया जाता था। 5 मार्च 2023 को शाम 8 बजे राहुल गांधी लंदन के संग्रीला होटल में किससे मिलता है और क्या करता है। क्या हो अगर आपकी कमाई हुई संपत्ति आपके बच्चों को ना मिलकर सरकार ले जाए, और उससे भी बुरी बात, सरकार उन पंचर वालों में वो संपत्ति को बांट दे। ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में दर्ज है। और यही बात ओवरसीज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा उर्फ सैम पित्रोदा ने खुद टीवी पर आकर पूरा प्लान समझाया है। There is a monopoly act in America also. We have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law, which to me sounds fair. कांग्रेस पार्टी ये इनहेरिटेंस टैक्स क्यों लाना चाहती है? क्या इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है? आइए इस पहेली को समझते हैं। किसी भी व्यक्ति की कमाई, संपत्ति और बचत जब उनके बच्चों को विरासत में मिलती है और उस पर भी टैक्स लगता है तो इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी कुल संपत्ति 10 लाख रुपए की है और अगर वहां पर सरकार 30% इनहेरिटेंस टैक्स लेती है तो 3 लाख रुपए आपको सरकार को देना पड़ेगा और आपके बच्चों को सिर्फ 7 लाख की संपत्ति ही मिलेगी। क्या इस तरीके का टैक्स भारत में संभव है? अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाए तो साल 1985 तक ये चीज संभव थी। इंदिरा गांधी के समय 87% तक इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनकी कुल संपत्ति लगभग $1,80,000 थी, जो कि भारतीय रुपए में 22 से 24 लाख रुपए होती है। तो कांग्रेस खुद दूसरों का टैक्स खाती थी तो वो कैसे टैक्स भरेगी? इसीलिए उनने इस कानून को ही रद्द कर दिया। पर क्या ये इनहेरिटेंस टैक्स मुसलमानों पर भी लागू होगा? तो इसका जवाब है नहीं। उनकी सारी जमीन जायदाद जो भी है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर में आती है, जिसमें भारतीय संविधान और भारतीय कानून लागू नहीं होता। अचानक से भारत में इनहेरिटेंस टैक्स चर्चा का विषय बना कैसे? इसमें कुछ बड़ी विदेशी ताकतों का हाथ है, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना और मास्टरमाइंड। अगर पाकिस्तान कैसे? जब 2014 में मोदी की सरकार बनी तब पाकिस्तान भौखला तो उठा था, मगर जब 2016 में भारत में नोटबंदी हुई उसके बाद पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही धीरे धीरे डूबने लगी और आज वो भुखमरी की कगार पर है। पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही काम है, जिहाद करना और गजवाए हिंद करना। मगर ये होगा कैसे? जब उनके पास पैसे आएंगे। पैसे कहां से आएंगे? जब हमारे ही पैसे उनको इनहेरिटेंस के नाम पर लूट कर दिया जाएगा, जब अपना ही पैसा और प्रॉपर्टी उनको मिलेगा इनहेरिटेंस और रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर। अब दूसरा है चाइना। 2008 में राहुल गांधी ने MOU साइन किया था चाइना के साथ कि 2020 तक अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर चाइना को मिल जाएगा पीसफुली। मगर उन्हें पता नहीं था कि मोदी नाम की कोई दीवार उनके सामने खड़ी होने वाली है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इनहेरिटेंस और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन में चाइना का क्या फायदा है। अगर अदानी दिन का 1000 करोड़ कमाता है और वही अब्दुल नाम का एक व्यक्ति जो पंचर बनाता है वो सिर्फ 1000 रुपए दिन का कमाता है, अगर इन दोनों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो दोनों के पास 500 करोड़ हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है। इससे क्या होगा कि अदानी भी काम नहीं करेगा और इससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट धीरे धीरे कम हो जाएगी भारत में। और मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा और तैयार यूनिट कहां पर है? चाइना में। तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो चाइना से भारत में आए थे वो वापस चाइना में चले जाएंगे। इससे क्या होगा? भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे आने लगेगी। मगर ये प्लान कहां और कैसे बना? राहुल गांधी 5 मार्च 2023 को लंदन के संग्रीला होटल में पाकिस्तान, चाइना और मास्टरमाइंड से मिलते हैं और वहीं पर पूरी चीज की प्लानिंग करते हैं, कहां पर, कब और कैसे क्या करना है। यूएसए का भारत को बर्बाद करने का प्लान समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका और डॉलर काम कैसे करते हैं। अमेरिका एक वॉर बेस्ड इकोनॉमी है। जब वॉर होगा, दुनिया भर में अराजकता फैलेगी, तभी उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी उन्हें पैसा मिलेगा। और दुनिया भर में वॉर कराने के लिए उनके पास अलग अलग एजेंट्स हैं जो कि दुनिया भर में अराजकता फैलाते हैं, उथल पुथल मचाते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वॉर हो सके। और उथल पुथल मचाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। और आज की तारीख में इत्तेफाक से देखा जाए तो डॉलर सबसे स्टेबल करेंसी है और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल भी है। मगर डॉलर वहां तक पहुंचा कैसे? 1994 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 44 कंट्रीज को बुलाया और उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया जिसका नाम था ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, जिसमें यह लिखा था कि डॉलर एक गोल्ड बैक्ड करेंसी होगी और तुम्हें इसे ट्रेड के लिए यूज करना है। और अगर ट्रेड करने के बाद तुम्हारे पास कुछ डॉलर्स बच जाते हैं तो वो हमें वापस करो और उतने ही अमाउंट का तुम्हें गोल्ड मिल जाएगा। 1971 में उनका गोल्ड रिजर्व 10,000 टन से गिरकर 9,000 टन हो गया। ये 10% की गिरावट देखकर अमेरिका ने ये फैसला किया कि अब हम गोल्ड बैग से हटाकर किसी भी वैल्यूएबल चीज से करेंसी को रिप्लेस कर देंगे। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar
in the gold, जैसे उस समय की सबसे वैल्यूएबल चीज थी पेट्रोलियम यानी ऑयल, और ऑयल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हर देश के लिए, जिससे ऑयल की डिमांड बढ़ी। ऑयल की डिमांड बढ़ने से डॉलर की डिमांड बढ़ी और जिससे डॉलर और शक्तिशाली बनता गया। अमेरिका गोल्ड के दम पर अनलिमिटेड नोट छापने लगा और आज की तारीख में उनकी इकोनॉमी $32 ट्रिलियन है और उनका कर्जा है $31 ट्रिलियन का। साल 1991 में भारत की इकोनॉमी डूबने के कगार पर थी। तब भारत ने 67 टन सोना अमेरिका के पास गिरवी रखकर लगभग $2.2 बिलियन कर्जा लिया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा ही है कि वो हर एक इंसान को हर साल 1-1 लाख रुपए देगी, जो कि अगर अमाउंट में देखा जाए तो 45 लाख करोड़ रुपए होता है और भारत का बजट आज की तारीख में 47 लाख करोड़ रुपीस है। तो बाकी के काम जैसे कि रेलवे, एजुकेशन और डिफेंस कैसे होगा? तो कांग्रेस ने कहा ही है कि वो आपके घर से सोना लेकर जाएगी और वही इतिहास वापस से दोहराया जाएगा। आपका सोना अमेरिका के पास गिरवी रख दिया जाएगा, जिससे अमेरिका वापस से एक स्ट्रॉन्ग करेंसी बनकर उभरेगा। कांग्रेस कभी जीतेगी नहीं, राहुल गांधी की मीटिंग्स कभी कामयाब होगी ही नहीं, मगर अमेरिका की नजर गोल्ड पर तो रहेगी ही। अमेरिका फिर से चाले चलेगा, फिर से प्रोपेगेंडा चलेगा। तो सावधान रहें और अमेरिका के प्रोपेगेंडा से बचते रहें। जय हिंद।